हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं, यूज़ ऑफ रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस एंड कोफैक्टर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक्चुअली यूजेस पूछेंगे, ठीक है ना। तो क्या यूजेस होते हैं, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस से क्या होते हैं, या कोफैक्टर्स के जो यूजेस है उसको आपको बतलानी है। तो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस के बारे में आपको पता ही होगा कि जो NADH और FADH जो होते हैं, ठीक है, यही जो होते हैं रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स होते हैं, NADH और FADH। तो आपने पढ़े होंगे क्रेब साइकिल में कि NADH और FADH जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। तो कहने का मतलब है कि उनका क्या रोल है, एक्चुअली वो हमारे बॉडी पे क्या क्रूशियल रोल को प्ले करते हैं। तो बेसिकली जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स होते हैं वो एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये, ठीक है ना, क्योंकि हम जो भी मतलब फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। वो हम नहीं कह सकते कि हमने जो फूड को लिया उससे हमको एनर्जी डायरेक्टली मिलेंगे। तो हमारे बॉडी में क्या होता है, एक मेटाबॉलिज्म चलती है, ठीक है। तो वो जो मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व्स होते हैं उसमें कई सारे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, इसी जो भी फूड हम खाते हैं उस फूड को कन्वर्ट कर देंगे एनर्जी में, ठीक है। और वो जो एनर्जी मिलते हैं, हमारा बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो उसको क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे या यूज़ करते हैं। तो वो जो एनर्जी होता है किस रूप में पाया जाता है, एक्चुअली वो ATP की फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस ATP को हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है। तो यही बात रहा कि आपने देखा होगा कि NADH और FADH जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं आपके मीन्स क्रेब साइकिल में जो बाहर निकलते हैं। आप देख लेना, क्रेब साइकिल को समझ लेना वहाँ पे, ठीक है। आगे जाके वो क्या करते हैं, ATP को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो यही बात है कि हम लोग जो भी खाना खाते हैं तो उससे डायरेक्टली एनर्जी हमको नहीं मिलती है। वो एनर्जी मिलने के लिए हमको क्या होता है कि एक मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हमारा बॉडी में चलता है, मतलब कई सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं इसमें, और जो क्या करते हैं फूड को कन्वर्ट कर देंगे एनर्जी में। और वो एनर्जी जो होता है ATP के फॉर्म में होते हैं। तो ये जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स होते हैं, एक्चुअली में कौन है, एक्चुअली में ये रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट, वो जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स होते हैं वो NADH और FADH होते हैं, ठीक है ना। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये आप लिख सकते हैं कि इन बायोकेमिस्ट्री द टर्म रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस रेफर्स टू एनी ऑफ एन केमिकल स्पेसिस विच ट्रांसफर द इक्विवेलेंट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हो कि रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन इन मल्टीपल वेज। तो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है मल्टीपल वेज में, है ना, एज अ लोन इलेक्ट्रॉन, एज अ हाइड्रोजन एटम, एज अ हाइड्राइड आयन, और बाय बॉन्ड फॉर्मेशन विथ एन ऑक्सीजन एटम। तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स है आपको क्या करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी बात को समझो। NADH FADH2 molecules formed during glycolysis and Krebs cycle carry their electron to the electron transport chain। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान में NADH प्रोड्यूस होते हैं और क्रेब्स साइकिल के दौरान NADH और FADH2 दोनों ही बनते हैं। तो ये जो बनते हैं वो आगे जाके ये दोनों ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपने साथ कैरी करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है आगे जाके ETC में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं, ठीक है ना। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्रिएट्स अ प्रोटॉन ग्रेडियंट, और वहाँ पे आगे जाकर क्या होगा, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट जो होता है वो क्रिएट होते हैं, दैट अल्टीमेटली लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जिसके वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली आप देखोगे वहाँ पे क्या होगा कि ATP जो होगा लार्ज नंबर में प्रोडक्शन होता है। तो इस तरह से वो काम करते हैं। ATP प्रोडक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेलुलर रेस्पिरेशन। आपको पता है ATP का प्रोडक्शन होना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन में, है कि नहीं। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, और ये जो होते हैं मतलब फूड से एनर्जी को मतलब जनरेट किया जाता है। एंड बोथ
NADH and FADH2 that are involved in the process help in making more ATP। दोनों ही, ये जो NADH हैं और FADH2 जो होते हैं, दोनों ही जो होते हैं एक साथ मिलकर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। आपको पता है एक NADH जो होते हैं जब वो ETC में जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होकर गुजरते हैं, तो हमको 3 ATP प्रोड्यूस करते हैं। वैसे ही 1 FADH2 जो होते हैं वो प्रोड्यूस करेंगे कितना, 2 ATP को जनरेट करते हैं। It is observed that during cellular respiration every NADH molecule produce 3 ATP molecule। ये चीज़ बताया गया, ये चीज़ ऑब्जर्व किया गया है कि सेलुलर रेस्पिरेशन जब होती है तो NADH जो होते हैं वो हमको 3 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं, जबकि FADH2 हमको 2 ATP को प्रोड्यूस करते हैं। ये चीज़ आप ETC साइकिल में पढ़े होंगे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो यही है कि NADH और FADH2 के बारे में ही आपको बतलानी है, ठीक है, इसमें इनका यूजेस के बारे में बतलानी है। The reducing equivalents NADH and FADH2 are essential product of the TCA। तो आपको पता है क्रेब्स साइकिल में जो होते हैं NADH और FADH2 जो होते हैं, ये दोनों जो होते हैं एसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं दैट वर यूज बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बाद में ये कहाँ चला जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्यों जाते हैं, ताकि आगे जाकर वो जनरेट करेंगे किसको, ATP को। और ये ATP जो जनरेट होगा किसके थ्रू होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आप बता सकते हैं NADPH, ये भी एक जो होते हैं मेजर रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स होते हैं ड्यूरिंग डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल, एमिनो एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स। ये NADH जो होते हैं, और एक बात है यहाँ पे, ये मेंटल क्लैरिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, अलर्टनेस को लाने में मदद करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि ये जो होते हैं मेमोरी में हेल्प करते हैं। और एक बीमारी है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्जीमर डिजीज़, इसमें मदद करते हैं इसको ठीक करने में। और एक बीमारी है, हाँ, डेमेंशिया, इसमें भी मदद करते हैं NADH। तो हम लोग जानते हैं कि एनर्जी का प्रोडक्शन होना, मतलब जो ATP जो प्रोड्यूस होते हैं, हमने देखा कि एक NADH जो होता है 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP को प्रोड्यूस करते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होकर गुजरते हैं, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है ये इम्प्रूव करेंगे वैसे लोगों पे जो लोग क्या होते हैं खेल कूद में रहते हैं, जैसे कोई दौड़ते हैं, ठीक है, एथलेटिक परफॉर्मेंस पे, ठीक है, उनको जो एनर्जी मिलती है इसी NADH से ही मिलती है। यहाँ तक ये जो NADH होता है हेल्प करते हैं एक बीमारी को ठीक करने में, क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम को, ठीक है। आप जो है आप इसको रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स को अपने शब्दों में लिखने से, मैंने नंबरिंग दिया तो नंबरिंग मत करना, स्पेशली आपको रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स के बारे में थोड़ा समराइज बेस आप लिख लेना, है ना, कि क्या इसका यूजेस है। बेसिकली वो हेल्प करते हैं ATP प्रोडक्शन में। अब चलते हैं कि कोफैक्टर जो होता है उसका क्या रोल है। तो कोफैक्टर होता है क्या एक्चुअली में, कोफैक्टर आर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स दैट एसिड्स एंजाइम ड्यूरिंग the catalysis of reaction. They can be considered helper ion or molecules that assist in biochemical transformation। तो इसको हम लोग हेल्पर आयन के रूप में भी माने जाते हैं, इसको ये मदद करते हैं, ठीक है, बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में। और आपने कोफैक्टर के बारे में ऑलरेडी पहले से पढ़े होंगे कि कोफैक्टर जो होता है वो मेटल भी हो सकते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और उनका मेन फंक्शन है वो एंजाइम के साथ जुड़ के वो काम करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो होता है दे आर एबल टू असिस्ट इन परफॉर्मिंग सर्टन नेसेसरी रिएक्शन द एंजाइम कैनॉट परफॉर्म एलोन। एंजाइम अकेले काम नहीं कर सकते, तो एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है कोफैक्टर, और उसके साथ मिलकर दोनों मिलकर एक अच्छा मीन्स जो भी रिएक्शन होता है उसको करते हैं। मेटल आयंस आर कॉमन एंजाइम कोफैक्टर। मेटल आयन जो होता है ये भी एक कॉमन एंजाइम कोफैक्टर्स होते हैं। सम एंजाइम्स रेफर टू एज मेटल एंजाइम्स कैनॉट फंक्शन विदाउट अ बाउंड मेटल आयन इन द एक्टिव साइड। कुछ एंजाइम जो होते हैं उसको मेटलो एंजाइम के नाम से जाने जाते हैं, और वैसा एंजाइम अकेले काम नहीं कर सकता, उसको मेटल आयन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तब जाकर वो वर्क कर पाएंगे।
जैसे कि एग्जांपल के रूप में मैग्नीशियम आयन जो होता है ग्लाइकोलाइसिस में यूज़ किए जाते हैं। In the first step of converting glucose to glucose 6-phosphate, before ATP is used to give ADP and 1-phosphate group, ATP is bound to magnesium ion which stabilize the other 2-phosphate groups. So it is easier to release only 1-phosphate group. तो आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़े होंगे, वहाँ पे मैग्नीशियम आयन का क्या होता है, ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, पहला स्टेप में आप उसको ग्लाइकोलाइसिस के डायग्राम पे आप देख लेना। तो मैग्नीशियम आयन जो होती क्या एक्चुअली एक मेटल आयन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कोफैक्टर का तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे। उसके अलावा बोलेंगे कि NAD+ जो होते हैं और FAD+ जो होते हैं, ये भी दोनों के दोनों कोफैक्टर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेप्टिंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स एंड कैरिंग देम अल्टीमेटली टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वेयर दे आर यूज्ड टू सिंथेसाइज ATP मॉलिक्यूल। आगे जाकर ये भी क्या करते हैं, मदद करेंगे ATP मॉलिक्यूल को बनाने में। नेक्स्ट आ जाते हैं acyl carrier proteins are a group of small acidic protein functioning as an important cofactor। ये भी एक तरह का कोफैक्टर होते हैं जो डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड में मदद करते हैं। तो कोफैक्टर प्ले इंपॉर्टेंट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल रोल फॉर मैनी प्रोटीन। बहुत सारे प्रोटीन के लिए कोफैक्टर जो होते हैं इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। उसका फंक्शनल और स्ट्रक्चरल रोल में क्या करते हैं, वो रोल इंपॉर्टेंट निभाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल को निभाते हैं एक्चुअली। तो मेटेलोप्रोटीन्स आर ए टिपिकल क्लास ऑफ प्रोटीन्स रिक्वायरिंग कोफैक्टर। जैसे मेटेलोप्रोटीन्स जो होता है वो भी एक प्रोटीन का ही क्लास है जो है ना रिक्वायर करते हैं कोफैक्टर को। तो ये थी कोफैक्टर के बारे में। तो कोफैक्टर के बारे में थोड़ी बहुत लिखो और 2-3 पॉइंट लिखना, और आपके जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस है इसके बारे में 2-3 पॉइंट लिखना। तो हो सके इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे अधिक नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इनको प्रिपेयर हो जाना। और क्या, ये एक यूनिट 1 से, तो आपकी एग्ज़ाम बहुत करीब है। तो ऑल द बेस्ट, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, अभी भी बहुत टाइम है। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी मदद मिल सके। और ये जो मैंने आज की जो वीडियो बनाई है बहुत जल्दी मैंने बनाया, क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किए थे कि इस पे मतलब एक वीडियो लेकर आऊँ मैं। ठीक है, तो ओके, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल पे बने रहिए, तब तक के लिए थैंक यू।